नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हमने रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया पे डिस्कस किया था। अब आज के जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे द मौर्य एम्पायर्स यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखो, मौर्य साम्राज्य आपका वो स्टार्ट होता है 322 BC से लेकर 185 BC तक। हम मौर्य साम्राज्य को बताने से पहले थोड़ा सा कहानी हम चलते हैं दोबारा मगध पे। आपका एक स्टेट है मगध, और था क्या कि मगध स्टेट में आपके एक डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी, जिसको नंदवंश कहते हैं। नंदा डायनेस्टी का शासन था, यानी नंदवंश का शासन था। तो नंदवंश के एक शासक थे जिनको धनानंद कहते हैं, ठीक है, धनानंद। और ये अंतिम शासक भी माने जाते हैं नंद डायनेस्टी के। अब हुआ क्या था कि इसी कार्यकाल के अंदर भारत की जो पश्चिमी सीमा थी वहाँ पर इन्वेड हो रहा था। तो इसको सूचित करने के लिए एक तक्षशिला के प्रोफेसर थे आचार्य चाणक्य, उन्होंने इनको सूचित किया कि जो है श्रीमान ऐसा ऐसा है, वहाँ पे जो है इन्वेड हो रहा है। तो तब धनानंद ने उनका अपमान किया। तो धनानंद से अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक शिष्य, आचार्य चाणक्य का एक शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से इन्होंने क्या किया कि धनानंद को पराजित करवाया, इसकी हत्या करवाई, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट घोषित किया। तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के जो है फाउंडर माने जाते हैं। तो अगर हम फाउंडिंग की बात करें तो फाउंडर इसके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके अगर हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन हुए? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की जो माता थी, मदर थी, उनका नाम मूर था। इनकी मदर का नाम था मूर, ठीक है। इसी शब्द को इन्होंने अपने नाम का टाइटल बनाया और ये मौर्य कहलाए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है जिस प्रदेश से ये आते थे उसको, वो मोरों का प्रदेश था, ठीक है। मोरों की बाहुल्यता होने के कारण वो मौर्य थे, तो मौर्य से मौर्य बना, ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है। अगर हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो अगर हम बुद्धा जो टेक्स्ट हैं, आपके जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके, वो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा टेक्स्ट चंद्रगुप्त वाज क्षत्रिय। तो चंद्रगुप्त कौन थे? वो क्षत्रिय थे, ठीक है। यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति थी वो क्षत्रिय थी। इतिहासकारों में इसको लेकर बहुत सारा मतभेद है, कोई इसको क्षत्रिय बताता है तो कोई शूद्र बताता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पुराण्स की, यानी ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करें तो पुराण्स के अनुसार, ठीक है, तो चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त शूद्र है, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि जो इनके जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, ये वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। तो इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो किसी शूद्र को, ठीक है, सम्राट बना दे। तो इसलिए मैक्सिमम जो स्कॉलर्स हैं वो उनको क्षत्रिय मानते हैं। तो ये तो हुई उनकी जाति की बातें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो रूलर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो मेन जो स्टेट था वो मगध ही था। मगध से ही जो है मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारत पर जो है रूल किया। तो अगर हम बात करें रूलर्स ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, रूलर्स ऑफ मौर्य
डायनेस्टी, यानी मौर्य साम्राज्य के शासक, मौर्य वंश के शासक। ठीक है, तो फाउंडर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ले लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो पहले जो शासक थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 322 बीसी से जो है प्रारंभ होता है और वो जाता है 398 बीसी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 बीसी तक, क्योंकि बीसी में जो है क्रम घटता है, तो 298 बीसी तक वो उन्होंने शासन किया। अब मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण लिटरेचर, यानी ब्राह्मण साहित्यों के अनुसार जो चंद्रगुप्त वाले शूद्र, चंद्रगुप्त जो है वो एक शूद्र थे। अब हम आगे चलते हैं। इनका जो ज्योग्राफिकल, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की, वो रूल कहां से कहां तक करते थे, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो नॉर्थ में आपका कश्मीर, यानी नॉर्थ में कश्मीर उन्हीं के जो है अंडर आता था, और नॉर्थ के विपरीत साउथ में जो था वो मैसूर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका यहां तक था, यानी कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक। अगर हम इधर बात करें तो इधर बंगाल, और अगर हम इधर बात करें, इधर आता है आपका ईरान। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, ये इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ, कश्मीर से लेकर आपका मैसूर तक, और उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में आपका ईरान। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, तो ये क्या था, ये साम्राज्य विस्तार, इसको हम कह देते हैं, साम्राज्य विस्तार था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ग्रीस का एक रूलर था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है आपस में फाइट होती है, और उस वॉर में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को डिफीट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफीट होने के बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं, तो इनके वैवाहिक संबंध, जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है, वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं। राइट, तो अब हम चलते हैं आगे। तो इनका एक था किंग सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था, ये ग्रीस का था, यानी यवन शासक इसको बोलते हैं। तो इसको, इनका जो वॉर हुआ वो चंद्रगुप्त के साथ हुआ। चंद्रगुप्त ने इसमें क्या किया, चंद्रगुप्त ने डिफीट किया सेल्यूकस को। तो ये क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर डिफीट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने इनको डिफीट किया, इनकी एक पुत्री थी हेलेना, तो मौर्य की शादी की गई चंद्रगुप्त की किसके साथ, हेलेना के साथ। हेलेना के साथ इनका विवाह किया गया। तो इनको क्या होता है कि इनके आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं का एक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये क्या था, एम्बेसडर था, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर।
ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और काफी समय तक ये जो है मौर्य राजसभा में रहा, और इसने जो कुछ देखा सुना वो सारी चीजें इन्होंने एक टेक्स्ट में लिखी जिसका नाम था इंडिका। यानी इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि निम्न में से कौन सी बुक है, या विच वाज द फॉलोइंग बुक्स, ठीक है, हु डिफाइन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो देन आंसर देना आपको इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाओं का पूरा विवरण मिलता है। तो ये था मेगास्थनीज के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें रुद्रदामन रोक शिलालेख, रुद्रदामन रोक शिलाल रोक इंस्क्रिप्शन, यानी रुद्रदामन रोक शिलालेख ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र को जीता। ठीक है, तो इसने क्या किया कि सौराष्ट्र को जीता। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन शिलालेख ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र को जीता, और जब इसको जीता इन्होंने यहाँ पे पुष्यगुप्त को वहां का गवर्नर बनाया। ठीक है, पुष्यगुप्त को क्या बनाया, गवर्नर, कहाँ का, सौराष्ट्र का, यानी पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। तो पुष्यगुप्त ने वहां पे क्या किया कि एक प्रसिद्ध सुदर्शन लेक है, सुदर्शन झील जिसको बोलते हैं, उसका इसने निर्माण करवाया। ठीक है, तो पूछा जाता है एग्जाम में, पुष्यगुप्त ने किसका निर्माण करवाया, तो सुदर्शन लेक का। अब देखो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं, यहां पे आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुदर्शन जो लेक है, सुदर्शन जो झील है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो तब आपको आंसर देना है शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का चला हुआ, यानी पीरियड जो है चंद्रगुप्त का है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवा, तो उसका निर्माण पुष्यगुप्त जो गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र था, यानी सौराष्ट्र का राज्यपाल था, उसने सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया। लेकिन टाइम पीरियड की अगर बात पूछ ली जाए किस राजा के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, तो तब आपको आंसर देना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। राइट, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त की रिलीजियस लाइफ के बारे में, ठीक है, तो अब हम करते हैं रिलीजियस लाइफ कैसी रही होगी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इनके जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, वो घोर ब्राह्मणवादी थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि इनके जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, वो जैन धर्म से प्रभावित हुए और जैन धर्म उन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो अगर चंद्रगुप्त की बात करें तो इसने भी प्रारंभ में ये जो है ब्राह्मण धर्म को ही फॉलो करता था, लेकिन बाद में इसने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो अगर हम रिलीजियस लाइफ की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन के अनुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था। ठीक है, तो ये क्या था, चंद्रगुप्त क्या था, जैन मतानुयायी था, तो जैनिज्म का फॉलो करता था। अब ये प्रभावित किससे हुआ, यहाँ पे एक जैन धर्म के गुरु रहते थे भद्रबाहु, भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली और उनसे प्रभावित हुए। तो किससे प्रभावित हुए, भद्रबाहु से। तो ये आपको ध्यान रखना है, भद्रबाहु। ठीक है, तो ये रिलीजियस लाइफ में ये अपने जैन धर्म को, इन्होंने अंतिम क्षणों में जैन धर्म को फॉलो कर लिया था। और बाद में क्या हुआ कि इन्होंने बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने जो पुत्र थे बिंदुसार, उनके पक्ष में सिंहासन को त्याग कर ये चले गए।
तो 298 बीसी में ठीक है 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य, एक जगह पड़ती है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कर्नाटक यानी कर्नाटक। तो 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जो जैन धर्म की जो प्रथा होती है संथारा, ठीक है, संथारा, इन्होंने संथारा ले लिया। संथारा मैंने बताया था कि भोजन त्याग देते हैं, तो भोजन का त्याग कर दिया और उसके अनुसार इन्होंने जो है मृत्यु को प्राप्त किया। ठीक है, तो गुप्ता लीव योर बॉडी बाय संथारा। तो चंद्रगुप्त लीव हिज बॉडी बाय संथारा। तो संथारा के द्वारा इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक है, तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन जो करेंगे वो करेंगे उनके बड़े पुत्र बिंदुसार। तो अब बिंदुसार के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बिंदुसार। अब दूसरे जो शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के, वो हैं बिंदुसार। बिंदुसार, ठीक है, तो बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है 298 बीसी से प्रारंभ होता है और 273 बीसी तक ये मगध के सम्राट रहते हैं। ठीक है, 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी होते हैं। बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात के नाम से भी पुकारा जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अमित्रघात। अमित्रघात, ठीक है, जिसका मतलब होता है शत्रु का विनाशक। पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो वो है बिंदुसार। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम वायु पुराण की बात करें, वायु पुराण की अगर हम बात करें या जैन टेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो आपके जैन टेक्स्ट यानी जैन ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में सिंह सेन, तो ध्यान रखना है दोनों में क्या कहा गया है, सिंह सेन। ठीक है, तो ये है बिंदुसार के बारे में। देखो क्या हुआ कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, रेबेलियन हुए। तो उनमें एक को जो है दबाने के लिए अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा और दूसरे को दबाने के लिए अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा। ठीक है, तो 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ठीक है, 2 रिबेलियन इन तक्षशिला। ठीक है, एक को दबाने के लिए किसको भेजा, सुसीम को। सुसीम इनका पुत्र था और दूसरे में अशोक। ठीक है, तो दोनों विद्रोह बिंदुसार की तरफ से दबा दिए गए। ठीक है, अब हम जो है एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं दिव्यावदान। दिव्यावदान ये कहता है कि इनके राजसभा में पिंगलवत्स नाम का संत रहता था जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। पिंगलवत्स नाम का एक जो है संत यहाँ रहता था। अगर हम बात करें आचार्य चाणक्य जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे
चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन अगर हम बिंदुसार के बात करें तो बिंदुसार के भी प्राइम मिनिस्टर यही थे, आचार्य चाणक्य, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है अशोक, सम्राट अशोक या किंग अशोक या द ग्रेट अशोका, बहुत सारे नाम हैं। द ग्रेट अशोका यानी अशोक महान के नाम से जानते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं अशोका 273 बीसी से 232 बीसी तक। ठीक है, यानी 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मगध की जो गद्दी पर वो अशोक बैठे हुए थे। ठीक है, अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, ये तो जानते ही हैं। मगध का सम्राट बनने से पहले वो उज्जैन के गवर्नर थे या राज्यपाल थे। तो क्या थे? गवर्नर ऑफ उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन के शासक थे। जैन अनुश्रुतियां यानी जैन टेक्स्ट ये कहते हैं कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन पर अधिकार किया। अशोक नहीं चाहते थे, बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक जो है राजा बने, वो सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, ऐसा जैन टेक्स्ट कहते हैं। अगर हम सिंघली अनुश्रुतियों की बात करें तो वो कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और उसके बाद वो मगध के राजा बने। तो सबके अलग अलग मान्य है। अगर अशोक का इंस्क्रिप्शन यानी अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवनापिय प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा कहा गया है। तो उसमें बातें बिल्कुल उलट हैं कि अशोक जो है इतना क्रूर व्यक्ति होगा। चलो अब हम बातें करते हैं। तो जैन टेक्स्ट क्या कहता है? जैन टेक्स्ट कहता है अशोक ने पिता की इच्छा के विरुद्ध शासन किया, यानी बिंदुसार चाहते ही नहीं थे, इच्छा के विरुद्ध शासन पर अधिकार किया। अगर हम सिंघली टेक्स्ट की बात करें यानी सिंघली अनुश्रुतियों की बात करें तो सिंघली टेक्स्ट ये कहते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, ऐसा सिंघली टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हैं यानी अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे अगर हम पता लगाएं तो अशोकाज इंस्क्रिप्शंस कहते हैं कि अशोक को देवनापिय प्रियदर्शी कहा जाता था, अर्थात देवों का प्यारा। तो देवनामपिय प्रियदर्शी, इसका अर्थ है देवों का प्यारा। तो इससे यहां पे थोड़ा अशोक का उदारवादी होने के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा आपका अशोकाज इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर हम बात पुराण की करें तो पुराणों में अशोक का जो नाम है वो अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है, पुराण में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म दीपवंश की बात करें तो इसमें अशोक का नाम करमोली दिया गया है। बात अगर हम दीपवंश की करें तो दीपवंश में अशोक का नाम करमोली कहा गया है, लिख देता हूं करमोली। ठीक है, तो ये है अशोक के बारे में, अशोक का थोड़ा सा जीवन परिचय कैसा रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कलिंग युद्ध की, ठीक है, कलिंग वॉर जो है वो फेमस जो है इंसिडेंट माना जाता है मौर्यन एम्पायर में। कलिंगा वॉर, ठीक है। देखो जो कलिंगा वॉर की एग्जैक्ट डेट है वो 261 बीसी मानी जाती है, यानी 261 ईसा पूर्व।
ठीक है, ये जानकारी हमें अशोक के जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, वहां से प्राप्त होती है। तो द 13th रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, यानी 13वां शिलालेख। ये कहता है कि, क्या कहता है, कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग में अशोक ने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, नरसंहार करने के बाद में जब बहुत सारा मैस्केयर हुआ तो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सदा के लिए जो है शस्त्र त्याग दिए और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, ऐसा 13वां शिलालेख कहता है। ठीक है, देखो प्रारंभ में जो अशोक था वो शैविज्म को मानता था। ठीक है, तो शैविज्म को मानने के बाद अपने अंतिम समय में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म, अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा की बात करें तो बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने उपगुप्त नामक मुनि से ली थी। ठीक है, उपगुप्त नाम का कोई बौद्ध धर्म का जो है भिक्षु था, तो उसने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और उसके बाद अशोक ने बाद में अपने ये जो है सिंहासन त्याग दिया, मृत्यु हो जाती है उसकी। तो अब हम चलते हैं, अशोक के कुछ शिलालेख हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में पूछा जाता है कि, ठीक है, अशोक का ये शिलालेख कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। यानी अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ है, कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड शिलालेख एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले आता है आपका मानसेहरा अभिलेख। ठीक है, तो मानसेहरा अभिलेख कहाँ पे है, ये आपका जो है पेशावर, पेशावर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो मानसेहरा शिलालेख पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, सॉरी मानसेहरा नहीं, शाहबाजगढ़ी है यहाँ पे, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। दूसरा अगर हम बात करें मानसेहरा, मानसेहरा जो शिलालेख है, मानसेहरा शिलालेख कहाँ पे पड़ता है, ये हजारा एक जगह है, ये हजारा कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ऐसे जगह जगह पूरे जो है भारत और मतलब तत्कालीन भारत कहेंगे तो ये जगह जगह थे। अगर हम बात करें गिरनार, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, गिरनार शिलालेख। तो गिरनार शिलालेख आपका है जूनागढ़, और जूनागढ़ कहाँ पे है, गुजरात में। जूनागढ़ है आपका गुजरात में। ठीक है, तो गिरनार अभिलेख के बारे में कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि गिरनार अभिलेख कहाँ पे है, तो वो जूनागढ़ गुजरात में आपका गिरनार अभिलेख है। आगे चलते हैं, सोपारा, सोपारा शिलालेख आपका कहाँ पे है, तो सोपारा जो शिलालेख है वो थाने जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहां पे पड़ता है। ठीक है, तो सोपारा शिलालेख आपका थाने महाराष्ट्र में है। अगर हम आगे चलते हैं, आगे आता आपका एरगुड़ी, एरगुड़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है एक दो बार। अगर हम एरगुड़ी शिलालेख की बात करें तो ये आपका कर्नूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्रा के अंदर, तो आंध्र प्रदेश में कुर्नूल पड़ता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट मास की, रॉक इंस्क्रिप्शन यानी मास के शिलालेख, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये रायचूर में पड़ता है। ठीक है, मास के भी एग्जाम में पूछ लिया गया है कई बार, तो ये आपका रायचूर में पड़ता है। रायचूर कहाँ पे है, कर्नाटक में, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो ये जो है अशोक के शिलालेख हैं। आगे चलते हैं,
आगे हम अशोक ने क्या, आपने जो एम्पायर को है कई प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, अब वो प्रोविंसेस कौन कौन से थे उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो टोटल है अशोक ने 4 प्रांत में अपने साम्राज्य को, एम्पायर को बांटा गया था। तो 4 प्रोविंसेस थे, 4 प्रोविंसेस, 4 प्रांत। प्रांत, ठीक है। सबसे पहला था आपका उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ प्रांत, ठीक है। तो सबसे पहला था उत्तरापथ प्रांत, और जिसकी जो कैपिटल थी वो बनाई थी इसने तक्षशिला, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, ठीक है। दूसरा जो था इसका प्रांत, दूसरा था, यहां पे लिख लेते हैं, दूसरा था दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, इसकी जो कैपिटल थी वो थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। थर्ड है आपका अवंती राष्ट्र, और अवंती राष्ट्र की जो कैपिटल थी ये थी उज्जैनी, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 5 थे, पहला था आपका उत्तरापथ, दूसरा था अवंती राष्ट्र, ठीक है, और दूसरा था दक्षिणापथ, तीसरा था अवंती राष्ट्र। फोर्थ चलते हैं, फोर्थ था आपका कलिंग प्रांत, और कलिंग जो कि राजधानी जिसकी थी वो तोसली थी, ठीक है। कलिंग प्रांत की राजधानी थी तोसली। कलिंग, मैंने बताया था कलिंग वॉर हुआ था 261 में, और इसे इसने एक्वायर किया था। पांचवा तो जो था वो था प्राची या मध्य प्रांत, प्राची या मध्य प्रांत इसका नाम रखा था इसने, और ये इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो ये अशोक के जो है 5 प्रोविंसेस थे, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 5 प्रोविंसेस, क्योंकि ये जो प्राची, जो पाटलिपुत्र था, ये तो जो है ना मगध था, ठीक है, इसका नाम इसने मध्य देश रखा था। अगर हम बात अशोक के नगर जो है ना, इसने 2 नगर बसाए थे, 2 नगर बसाए थे अशोक ने, ठीक है। पहला था आपका श्रीनगर, और दूसरा था देवीपत्तन, ठीक है। एक श्रीनगर जो कश्मीर में है अशोक द्वारा बसाया गया, दूसरा देवीपत्तन या देवपत्तन भी बोल देते हैं, वो भी अशोक द्वारा बसाया गया है, ठीक है। अगर अशोक के सक्सेसर जो हैं यानी उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में बात करें तो उसमें जो है ना इतिहास कई जगह मौन है, कहीं कहीं उल्लेख जो है ना अशोक के एक पुत्र तीवर के बारे में जानकारी मिलती है, कहीं कहीं जो है दशरथ के बारे में जानकारी मिलती है। तो उत्तराधिकारी तो हम समझ नहीं सकते इसके कौन कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन पुराणों के अनुसार जो है 8 वर्षों तक दशरथ ने शासन किया, ठीक है। लिख देता हूं, अशोक मिटा देते हैं। अब अशोक के बाद जो शासक है वो पुरांस कहते हैं, हमारे पुरांस क्या कहते हैं कि दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, 8 वर्ष शासक रहा मगध का। और पुरांस ये भी कहते हैं कि जो अंतिम जो शासक है वो बृहद्रथ था। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अब बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो है शासक था, और बृहद्रथ का ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ की जो है एक पुष्यमित्र नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी। पुष्यमित्र, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और हत्या करने के बाद पश्चात ये व्यक्ति स्वयं मगध की गद्दी पर बैठा और इसने एक नई डायनेस्टी की नींव डाली जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। तो अब आगे चलेगी शुंग डायनेस्टी, लेकिन उससे पहले हम अशोक के थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है डिस्कस कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा,
ठीक है, तो अशोक का शासन प्रशासन कैसा रहा होगा उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक। तो अशोक ने क्या किया कि जब इसने ना अपने शासन में एक सप्तांग सिद्धांत चलाया था। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत था क्या? सप्तांग सिद्धांत का मतलब था कि सबसे पहले राजा, ठीक है, राजा का संबंध इसने जो है ना मनुष्य के जो सिर है या सर है, जो हेड है, हेड से बताया। ठीक है, उसके बाद राजा के बाद जो होता है प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम अमात्य बोलते हैं, दूसरे नंबर पे आता है अमात्य। तो अमात्य को इसने आंख की संज्ञा दी हुई थी, आंख। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है अमात्य है, अमात्य प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्माधिकारी, बहुत सारे उसके पास जो है विभाग होते थे, डिपार्टमेंट। तो आंख इसलिए कहा गया कि वो राजा को दृष्टि वहीं दिखाता है कि राजा को करना क्या है, तो इसलिए अमात्य को आंख कहा गया है। ठीक है, और थर्ड था जनपद नाम का एक अधिकारी होता था। ठीक है, तो जनपद को जग्गा कहा गया है। ठीक है, तो मतलब कि जो क्लैरिकल स्टाफ या बाबू टाइप लोग होते थे या काम के कर्मचारी थे, उनको जंगा कहा गया है कि पूरे राज्य का भार इनके ऊपर है और ये भार उठा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ होता था दुर्ग, जिसका मतलब था बाहा। ठीक है, जो दुर्ग या दुर्गपाल होते थे उन्हें जो है शासन की जो है ना भुजाएं बताया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो कोष का अध्यक्ष होता था, कोष यानी खाना पीना लेना देना जो इसके हाथ में होता था, उसको मुख कहा गया है। ठीक है, कोष को क्या कहा गया है? मुख। ठीक है, कि कितना खाना है, कितना बचाना है, वो सब कोष पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको मुख कहा गया। ठीक है, उसके बाद दंड या सेना, दोनों ही वर्ड यूज होते थे, इनको मस्तिष्क कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? मस्तिष्क। इनको मस्तिष्क कहा गया है, मस्तिष्क। ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटा अधिकारी होता था मित्र। ठीक है, इसको कान कहा है। तो ये सप्तांग सिद्धांत था अशोका का। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसको क्या कहा जाता है, तब आपको आंसर दिया जाए। अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है? क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि अशोक के साम्राज्य काल में, अशोक के शासन काल में कोष नाम का अधिकारी किससे संबंधित था? तो आपको दे देगा आंख, कान, नाक, मुख, तो तब आपको मुख आंसर देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि शासन से संबंधित सप्तांग सिद्धांत किस राजा के शासनकाल में लागू था? तो तब आपको ऑप्शन दे सकता है। चारों आपको मौर्य साम्राज्य के ही ऑप्शन, मौर्य जो वंश के शासकों के ही ऑप्शन दे सकता है। वो आपको बिंदुसार दे सकता है, वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य दे सकता है, वो आपको अशोक, बृहद्रथ, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सप्तांग सिद्धांत केवल अशोक के कार्यकाल में लागू था, जिसको हम बोलते हैं, ये मैंने बताया, राजा सिर अमात्य आंख, इस टाइप से। अब हम बात करते हैं कि अशोक ने जो है ना, अशोक के शासनकाल में, मौर्य साम्राज्य में ही समझो, जो अधिकारी होते थे और उनके पास जो जो अधिकार होते थे, उनको क्या कहा जाता था, वो हम जानने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखो, अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, तीर्थ कौन होता था? अधिकारी। और किस अधिकारी को क्या किया जाता था, उससे संबंधित क्या विभाग थे, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तीर्थ और उसके पास जो विभाग हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो राजा के बाद सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो पुरोहित था। ठीक है, तो पहले पे जो तीर्थ आता है वो आता है पुरोहित। ठीक है, अब पुरोहित के पास दो का जो है ना अधिकार विभाग होते थे। एक तो होता था वो धर्माधिकारी, यानी धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था, धर्माधिकारी। ठीक है, और दूसरा उसके पास वो स्टेट का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री भी वही होता था। तो धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री जिस अधिकारी के पास होते थे या जिस तीर्थ के पास होते थे वो आपका पुरोहित कहलाता था। अब उसके बाद आता है दूसरा समाहर्ता।
ये पद आज भी है। समाहर्ता किसको बोलते हैं? कलेक्टर को, जो रिवेन्यू कलेक्ट करता है यानी राजस्व इकट्ठा करता है, तो राजस्व अधिकारी। ठीक है, तो समाहर्ता कौन है? राजस्व अधिकारी। क्षमाहर्ता कलेक्टर होता है, जिसका काम होता है रिवेन्यू कलेक्ट करना, और इसका काम राजस्व को इकट्ठा करना होता था, वो समाहर्ता कहलाता था। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है प्रदेष्टा। ठीक है, प्रदेष्टा एक टाइप का न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी तो आपका राजा ही होता है, लेकिन नीचे जो आपका मंडल लेवल पर जो है ना, लिख देता हूं, मंडल फौजदारी न्यायिक अधिकारी, ऐसे समझ लो इसको। मंडल फौजदारी न्यायिक अधिकारी यानी मंडल कमिश्नर का है, जिसके पास जो है ना क्रिमिनल शूट के ऊपर वर्डिक्ट देने का भी अधिकार हो, तो वो मंडल कमिश्नर होता है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट था आपका नायक। ठीक है, नायक क्या काम है? नायक था, नायक के पास नागरिक सुरक्षा विभाग होता था। नागरिक सुरक्षा विभाग ये किसके पास होता था? ये होता था नायक के पास। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है उसका आपका फिर आता है नागरक। नागरक का आप ऐसे समझेगी, नागरक वर्तमान का एसएचओ सदर बाजार है, यानी सदर बाजार थाने का जो एसएचओ है वो आज का उस टाइम का नागरक है, यानी नगर कोतवाल। नगर कोतवाल इसको कहेंगे, नगर कोतवाल। ये क्या कह रहा होगा? आपका नागरक। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता था आपका आठविक। आठविक जो होता था आपका, वो वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, तो ये समझ लो कि फॉरेस्ट ऑफिसर। आठविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी, वन विभाग का प्रधान अधिकारी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ठीक है, अशोक एम्पायर का। तो ये अशोक यहाँ पे जो है का कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था की। न्यायिक व्यवस्था कैसी थी वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो न्याय का जो है सबसे बड़ा जो अधिकार है वो तो सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था, यानी स्वयं जो है मौर्य डायनेस्टी का कोई भी शासक। देखो मौर्यन एम्पायर में जो शासन व्यवस्था चलती थी वो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक पुस्तक है उसके हिसाब से चलती थी। तो अर्थशास्त्र में क्या था कि दो तरह के न्यायालय बताए गए थे। ठीक है, एक का नाम था धर्मस्थी और दूसरा था कंटकशोधन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अनुसार ठीक है दो तरीके के न्यायालय होते थे। ठीक था, एक तो होता था कंटकशोधन, यहां पे लिख देते हैं। एक था आपका धर्मस्थीय और दूसरा था कंटकशोधन। देखो दोनों की प्रकृति जो है अलग अलग थी। ठीक है, धर्मस्थीय आपका जो है ना केवल सिविल शूट देखता था और कंटकशोधन क्रिमिनल शूट देखता था। ठीक है, तो ये एक तरीके का दीवानी न्यायालय और ये एक तरीके का आपका फौजदारी न्यायालय। तो ये सिविल कोर्ट था और ये आपका क्रिमिनल कोर्ट, यानी फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालय की व्यवस्था अर्थशास्त्र में की गई थी। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय आपके वाद विवाद का जो है समाधान करता था। अगर कोई क्राइम स्टेट में हो जाता था तो उसका कंटकशोधन न्यायालय में भेजा जाता था। तो ये यहाँ पे मौर्यन साम्राज्य आपका पूरा हो चुका है।
अब मैं आपको मौर्योत्तरकाल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड आपको पढ़ाऊंगा। पोस्ट मौर्यन पीरियड आपका शुंग डायनेस्टी से स्टार्ट होता है। अब मैंने बताया था कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग नामक व्यक्ति ने की, और स्वयं जो है मगध की गद्दी पर बैठा और एक नई डायनेस्टी प्रारंभ की जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। यहीं से आपका जो है ना पोस्ट मौर्यन पीरियड स्टार्ट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।